तस्वीरें बिहार की हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे पहुंच गए थे जो पटना साहिब है वहां पर मनोरंजन, और ये तस्वीरें वहाँ की जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर अरदास दिया और सेवा की। जी हाँ, पटना सिटी में जो है हरमिंदर साहब गुरुद्वारा पहुँचे। ये काफ़ी बहुत एक सिख समुदाय के लिए काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली है ये पटना साहिब, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, मत्था टेका, अरदास की, प्रसाद खाने के बाद पीएम लंगर वाले एरिया में गए, उन्होंने उन लोगों को खाना खिलाया, रोटियां भी बेली साथ में, और ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, नीरजा जी भी हैं और संजय जी भी हैं। अब मैम, जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आपने सुना, उन्होंने जो कहा कि गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिया और रिस्क लेने वाली सरकार भी उन्होंने दी, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? मेरे से पूछिए। जी आप। जी, प्रधानमंत्री ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा, क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 सीट जीती, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, एक और भी हम जीतेंगे, तो एक नोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो स्ट्राइक कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया लुक ईस्ट जो बोल रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि ईस्ट की स्टेट से ही भाजपा अपनी टैली बढ़ा सकती है, ताकि वो भरपाई कर सके उन जगहों से जहां की वो लूज करेगी सीट। उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें तेलंगाना है, उसमें उड़ीसा है, उसमें वेस्ट बंगाल है, जहाँ संभव है 3, 4, 5, 1, 2, 3 जो भी होगा कि वो ले सीटें और पिछली बार के कंपैरिजन में। लेकिन बिहार में मेंटेन करना 39 पे, क्योंकि आरजेडी भी बहुत आक्रामक उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, और एक जो शिफ्ट दिख रहा है इस बार, यादव बिहार का उतना आक्रामक रवैया नहीं अपना रहा है, जिससे कि ओबीसी जो है ना, नॉन यादव ओबीसी भाग जाते हैं। तो जैसे कि नीतीश कुमार का कुर्मी कुशवाहा का जो लव कुश का माना जाता है, उसमें कुशवाहा इस बार थोड़ा सा नाराज दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी ने उनको 6 सीटें दी हैं, उनके कैंडिडेट। जनता दल यू ने 2, भाजपा ने 1 भी नहीं दी है। तो कई जगह पे ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो ये कैसे प्रधानमंत्री, क्या मोदी फैक्टर इन सब चीजों को सबस्यूम कर देगा, ये एटलीस्ट नोट तो वही स्ट्राइक कर रहे हैं। संजय, अगर आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो तमाम इंटरव्यूज प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के थे, और जिस तरह से नीरजा भी कह रही हैं कि जो दक्षिण पर भी जोर है, पूर्व पर, उड़ीसा पर प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बिहार को आप किस तरह से आंक रहे हैं, क्योंकि ज़मीन आप समझते हैं बिहार की ठीक से। कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि पिछली बार 1 सीट भी हार गए थे, इस बार वो भी नहीं हारेंगे। तो वो मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या आंकलन कुछ तो अंगणित होगा? देखिए, पहले तो आपने तेलंगाना का नाम लिया, तो उस पर 2 एक इधर आप देखिए, तेलंगाना पे जो बीजेपी का फोकस है, प्राइम मिनिस्टर पिछले 5 दिनों में मेरे ख्याल में 3 बार वहाँ तेलंगाना में गए, और काफ़ी समय वहाँ अलग अलग जगहों पे गए। अमित शाह वहाँ 2 बार पिछले 5 दिनों में होकर के आए, और बाकी पार्टी का जिस तरह से फोकस वहाँ पे है, एक जो बिल्डअप हुआ था विधानसभा में, वो शुरू के दिनों में रनअप में, वो अंत में इनकैश नहीं हो सका, कांग्रेस इनकैश कर ली, तो उस चीज़ की भरपाई करना चाहते हैं। बिहार में पीएम का इतना समय देना, कल वो गए, वहाँ रुके, और अभी जो तस्वीरें दिखा रहे थे आप, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। हरमंदिर साहिब का वो गुरुद्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है, और जो बता रहे थे बाबा कि वहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, तो आप देखेंगे सारे देश से वहाँ लोग जाते हैं, और वहाँ से जो मैसेज जा रहा है वो सिर्फ बिहार के सिख के लिए नहीं, चारों तरफ देश और विदेश में, दुनिया भर में जो लोग हैं उनको भी एक मैसेज जा रहा है। 500वां साल जब गुरु पूर्व का हुआ था, तो बहुत भव्य आयोजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किया था। जो बाकी पीएम का वो है, पटना में उन्होंने पहली बार कोई रोड शो किया है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं लोगों का उत्साह इस तरह से देख रहा हूं, क्योंकि मैं बिहार से हूं, पटना से हूं, तो बहुत सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं, ये जगह पहचानते हो, ये जगह वो है, वो जगह वो है। तो इस तरह का एक जो रेजोनेंस होता है, और मोदी को लेकर के एक उनकी खास अपील है बिहार में। जो पटना में जो सरदार है, मनोरंजन, मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट थे जो बिहार से आते थे और सरदार थे, तो मैं कहती थी अच्छा पंजाब में तुम्हारा ननिहाल या ददिहाल होगा, तो कहते नहीं नहीं, हम पटना के हैं, हम बिहार के सरदार हैं। तो जो लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई सब
मानते होंगे पंजाब को, हरियाणा को, ऐसा नहीं है। जो बिहार के सरदार हैं वो अपनी जड़ें वहीं पर मजबूती से मानते हैं। नहीं, वहाँ पे जो है पंजाब के भी जो है वो सिख जाते हैं, क्योंकि इतनी श्रद्धा है वहाँ पर। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र तिवारी जी, आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का इंटरव्यू। प्रधानमंत्री ने कहा कि गवर्नेंस उनका मजबूत पक्ष है, साथ में रिस्क लेने वाली सरकार भी उन्होंने अपनी सरकार को कहा। ये प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू पर आपकी टिप्पणी? जी, पहले तो मैं इस पर बात करना, बिहार पे जो बात हो रही थी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज ये है कि 17 सीटें रिटेन कर ले वो, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें। उसकी वजह बड़ी ये है कि वहां पर जो नैरेटिव खड़ा है वो तेजस्वी यादव का है। कुशवाहा जैसे अभी बात हुई, वो आरजेडी की तरफ झुका हुआ नजर आता है। और दलित समाज में एक बड़ा मैसेज संविधान और आरक्षण को लेकर गया हुआ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री वहां पर इस तरह का मैसेज दे रहे हैं और वहां समय ज्यादा दे रहे हैं, जिससे कि गड़बड़ाते हुए बिहार को संभाला जा सके। तो क्या आपको लगता है बीजेपी ने 16 सीट नीतीश कुमार को देकर के गलती कर दी है? बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार को 16 सीटें रिटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और कल आप देखिए जो रोड शो था, उसमें नीतीश कुमार जो कमल का चिन्ह दिखा रहे थे, वो चिन्ह नहीं दिखा रहे थे, वो उसको छुपा रहे थे। और इसका मैसेज भी सब तरफ जाएगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। ये चैलेंज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, मुस्कुराहट जो होनी चाहिए थी, अगर आप साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक ही रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, जो जेडीयू है वो नुकसान पहुंचा सकती है बीजेपी को। उनका स्वास्थ्य के कारण से, जो आप देख रही थी, उनका स्वास्थ्य का कारण से था। उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, नॉट इन बेस्ट ऑफ द हेल्थ, और इसलिए वो चीज आप देख रही थी। जहां तक देखिए इशू, जो सवाल ये है कि जेडीयू को क्या इतनी सीटें मिलनी चाहिए। हो सकता है बीजेपी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देख रही हो जेडीयू को अभी इतनी सीटें देख करके, क्योंकि उनका और उसके बाद जो रैंक एंड फाइल है जेडीयू का, उसमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के समर्थक में अभी भी हैं, अंदर भी समर्थन में है, बाकी चीजें हैं। एक जो कुशवाहा को लेकर के मेरे ख्याल में जितनी बात हो रही है ना, शायद वो जितना ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड वो बात हो रही है। सम्राट चौधरी वहां बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के कंस्टिट्यूएंसी में एक टफ फाइट है, और पवन सिंह जो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उसके कारण तो, लेकिन बाकी चीजें आप देख लें तो कुछ जगह पे एक जो प्रामाणिकता है मोदी की, वो प्रामाणिकता ही प्रिवेल ओवर करेगी महागठबंधन के चैलेंज के ऊपर, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। प्रभाकर के पास चलते हैं, बेगूसराय में हैं हमारे सहयोगी। प्रभाकर, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से मतदान चल रहा है, बढ़ रहा है आगे? देखिए, मैं अभी उजियारपुर लोकसभा में मौजूद हूं और ये बेगूसराय से सटा हुआ लोकसभा है, और यहाँ से नित्यानंद राय जो एमओएस होम है वो मैदान में है। सबसे पहले तो आपको कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें दिखाऊं। अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, धूप बहुत कड़ी है, लेकिन महिलाओं की जो कतार है वो पुरुषों से लंबी है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें लग रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लोग निकलेंगे नहीं अपने घर से बाहर, लेकिन पुरुषों से बड़ी कतार महिलाओं की है, और ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर, और ये इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं, और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि अगर थोड़ा भी तापमान, अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार शायद वोटिंग परसेंटेज बड़ी हो। जहाँ तक उजियारपुर की बात है, उजियारपुर इससे सटा हुआ समस्तीपुर है, इधर बेगूसराय है जहाँ से गिरिराज सिंह हैं, मुंगेर से ललन सिंह हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और साथ में दरभंगा। ये पांचों सीट जो है 2019 में एनडीए के पास थी। बड़ी चुनौती ये है कि इन सीटों को, इन नंबर्स को मेंटेन किया जाए, और बेसिकली जो है गेम जो है वो एनडीए के पाले में है कि इन सीटों को मेंटेन करे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़े चेहरे हैं मैदान में। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो शायद अपना आप घर का काम हम निपटा कर, जी शायद आप अपना घर का काम हम निपटा के तब आई हैं। जी, ये बताइए कि आप जब वोट डालती हैं तो क्या सोच के, आपके दिमाग में क्या मुद्दा होता है? आप कैंडिडेट देख के वोट देती हैं, अपने जगह की विकास की बातों को देख के वोट देती हैं? क्या नहीं, विकास की बातों को देख के, कैंडिडेट को क्यों, जो विकास की बात करेगा मेरा वोट उनके लिए है।
जी देखिए, जहाँ तक आप फाइट की बात कर रहे थे तो जैसे बेगूसराय की आप बात कीजिए, बेगूसराय से पिछले बार गिरिराज सिंह लगभग 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन पिछले बार वो त्रिकोणीय मुकाबला था, कन्हैया कुमार भी मैदान में थे और आरजेडी के कैंडिडेट भी मैदान में थे। इस बार वैसी बात नहीं है, इस बार सीधा मुकाबला है अवधेश राय जो सीपीआई के हैं। तो चाहे अगर आप बेगूसराय की बात करें तो जितनी आसानी से पिछले बार गिरिराज सिंह जीत गए थे और जितनी बड़ी बहुमत से जीते थे, शायद वैसा न हो। इसलिए बहुत सारे सीटों पे देखिए, लालू यादव जो हैं वो जातीय गणित के, जातीय राजनीति के मास्टर हैं और उन्हें जिस तरह के कैंडिडेट दिए हैं, अभी मैं सुन रहा था आप जो कुशवाहा वोटों की बात कर रहे थे, इस बात में बहुत सच्चाई है कि बहुत हद तक उन्होंने इतने बड़ी संख्या में कुशवाहा कैंडिडेट उतारे हैं कि बहुत हद तक उसमें डेंट की बात आ रही है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे ये बात आ रही है कि कुशवाहा वोटों में डेंट लगा है और इस तरह से जातीय चौसर जो है लालू यादव ने ऐसा बिछाया है कि बहुत सारे सीटों पे मामला फंसता हुआ दिख रहा है। जी तो आपने सही कहा। हिमांशु भी हमारे पास है, लेकिन एक क्विक कमेंट नीरजा जी से लेते हैं। ग्राउंड से है जो प्रभाकर का कहना है कि सारा मेहनत जो है एनडीए को करना है, बीजेपी को करना है, क्योंकि सारी सीटें उन्हीं के पास। बिल्कुल उनको डिफेंड करना है। एक्चुअली इस फेज में उनको ज्यादा डिफेंड करना, हालांकि ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के नॉन एनडीए नॉन कांग्रेस पार्टीज इसमें उनकी शोइंग है। नवीन पटनायक की बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस की जगन रेड्डी की पार्टी आंध्र में, बीआरएस भी है तेलंगाना में, वो पार्टियां हैं जो आउटसाइड सपोर्ट भाजपा को देती रही हैं। तो उनकी कैसी शोइंग होगी, आज का फेज वो भी है। और अपने को डिफेंड करना, जैसे यूपी में 13 की 13 सीटें भाजपा के पास हैं, बिहार में 5 की 5 जो आज जा रही हैं वो भाजपा के पास है। हिमांशु तो रिकॉर्ड को डिफेंड करना है। हिमांशु है यूपी में। हिमांशु, आप कन्नौज में है या कहीं आगे बढ़ गए? आप बताएं क्या हो रहा है, गर्मी कैसी है, वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें 9 बजे 10.4% था और अभी जो 11 बजे के आंकड़े आए हैं वो करीब करीब आप कह सकते हैं 24.90% है, जो कि 1% से अधिक, पिछले बार से 1% से अधिक है। हिमांशु जी, और ये सुधार जो है वो कन्नौज में भी दिख रहा है। मैं इस वक्त जलालाबाद गांव में हूँ। ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, इसके ठीक सामने हूँ और यहाँ भी जो कतार है उसमें महिलाएं ज़्यादा दिख रही है। बहुत सारे लोग अब मेरे साथ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बात रखने का। और इस बार कन्नौज में पिछली बार 63% मतदान हुआ था, लेकिन पहले 4 घंटे में 11 बजे तक 30% के आसपास मतदान हो चुका है, जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहले 3 चरण में उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम मतदान हुआ था। और इस सीट की राजनीतिक महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि 2000 से 2019 तक ये सीट या तो अखिलेश यादव के पास थी या उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास थी। अखिलेश पहली बार यहाँ से सांसद बने, उसके बाद उनकी पत्नी भी यहाँ पर 2 बार सांसद बनी, लेकिन 2019 में एक कांटे की टक्कर हुई और 12,000 वोट से डिंपल हारी थी। इस बार अखिलेश यादव वापस कन्नौज लौटे हैं और इससे जो लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई यहाँ पर है, वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है और कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। अगर जो भी जीतेगा उसमें जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा। मेरे साथ 3 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर इस जलालाबाद गांव में, जो पहली बार आप सबने मतदान किया है। मेरा फर्स्ट टाइम वोट था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी मनचाही पार्टी को वोट दिया है। फर्स्ट टाइम वोट में कितना अच्छा लगता है पहली बार पता चल रहा है मुझे। तो आपको अपने भारत के नागरिक होने का एहसास हुआ इस बार? बिल्कुल जी, आपने भी मतदान किया? बिल्कुल। आपका शुभ नाम? देविका शर्मा। देविका, क्या सोचकर आपके जैसे जो युवा हैं वो इस बार मतदान कर रहे हैं? जी सर, जो मेरे देश के लिए सपोर्ट करे मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगी और युवा भी यही सोच रहे हैं कि युवा यही सोच रहे हैं जी। जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बस हम लोग ये चाहते हैं जो भी हो सब अच्छा हो। जैसे अभी तक चला रहा, अब हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। कहीं भी आधी रात में भी निकल जाते तो हम लोगों को कोई डर नहीं रहता, हम लोग चाहे जहाँ निकल जाए। आपके जैसे जो युवा हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से इस क्षेत्र में, क्योंकि कन्नौज का एक बहुत बड़ा इलाका ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं जो बहुत साफ दिखाई देती है। बस जो भी बने वो बस विकास करे, चाहे जो बने। अब मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जी, आप बहुत बिंदास उन्होंने कहा कि जो भी आए वो विकास करे, वोटर की प्राथमिकता यही है। और एक जो लड़की ने कहा कि सब कुछ सेफ है, तो अच्छा लगा सुन के। महसूस करती है, उन्होंने ये कहा। लेकिन विकास की बात भी उन्होंने कही कि विकास भी चल के ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो अब आपको सीधे हम आंध्र ले चलते हैं। कैमरे में कैद वाईएसआर कांग्रेस विधायक के गुंडागर्दी वाईएसआर कांग्रेस विधायक ए शिव कुमार ने मतदाता को थप्पड़ मारा है। आंध्र प्रदेश के तेनाली में वाईएसआरसी एमएलए हैं और ए शिव कुमार ने किस तरह से कतार तोड़ी है और ये तस्वीरें बताया जा रहा है अभी सोशल मीडिया पर आ गई हैं, लेकिन हम देखकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब कतार तोड़ी तो मतदाता ने विरोध किया और उसके बाद ये सब यहाँ पर हुआ है। उसके बाद फुल फ्लेज मारपीट हो गई। यहाँ देखिए कैसे थप्पड़ मार रहे हैं, विधायक हैं ये, गुंटूर आंध्र प्रदेश की घटना है ये। और फिर सब उस आदमी की पिटाई कर रहे हैं। बता दें आंध्र प्रदेश में इस बार जो है दोनों तरह के वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की भी जो है के लिए वोट पड़ रहे हैं। खासकर आपको बता दें उड़ीसा में की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें, 22 सीटें मिली वाईएसआर को, जगनमोहन रेड्डी की सरकार को पिछली बारी 2019 में। और ये हम देख सकते हैं जगनमोहन रेड्डी के लिए उनके एक विधायक का इस तरह से जो बर्ताव है वो चिंताजनक है। और आपको बता दें 2024 चुनाव लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। हम देख सकते हैं जो 3 सुपरस्टार्स चिरंजीवी हैं, जूनियर एनटीआर यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लू अर्जुन यहाँ पर मौजूद हैं, पुष्पा के। तो ये बहुत दक्षिण भारत बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज देख रहे थे जो तमाम इंटरव्यूज प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के थे, बार बार इन दोनों ने कहा है कि दक्षिण भारत में जो 5 राज्य हैं वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा करें। आंध्रा और तेलंगाना की बात कर लेते हैं, हम वहीं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने कहा कि क्या ये पैटर्न हो सकता है कि लोग विधानसभा के लिए अलग ढंग से वोट कर रहे हो आज आंध्र प्रदेश में और लोकसभा के लिए अलग कर सकते हैं? ये आंध्र प्रदेश में भी उड़ीसा में भी अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, क्या ये संभव है कि लोग लोकसभा के लिए उसी चुनाव में एक तरफा वोट करें और विधानसभा के लिए बिल्कुल अलग? क्या ये समझ दिखा सकते हैं लोग? ये बहुत मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये रिजल्ट्स देखना इस बार। संजय जी, अब क्योंकि आंध्रा में एक अच्छा गठबंधन भी बनाया है, यदि देखा जाए तो बाबू को लेकर के, पवन कल्याण को लेकर के बीजेपी जो है अच्छा गठबंधन भी बनाया है, तो क्या मान सकते हैं कि सेम पैटर्न पे वोट हो जाए क्या? काफी हद तक इस बार आंध्रा में संभव है। स्प्लिट वोटिंग देखिए होता रहा है और हमने देखा है कि कई जगहों पे मतदाता उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में पिछले बार एकदम क्लियर आपके सामने एक एग्जांपल है दिल्ली में लोग विधानसभा क्षेत्र में अलग तरह से वोट करते हैं और लोकसभा में, और कुछ जगह ऐसा भी देखा गया इमीडिएट आफ्टर मार्च में, जैसे दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में, कई जगह मतलब हरियाणा में कई जगह ऐसा हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे जितना फोकस रखा गया है साउथ वाले इलाकों पे, क्योंकि बीजेपी का अभी का डिस्पेंसेशन जो है ना वो नई बाउंड्रीज को तोड़ना और आगे बढ़ाना और एक्सपैंड करना, तो जहां उन्हें लग रहा है कि इतना हम खींच सकते हैं और अभी इतना ग्राउंड बनाओ कि और आगे के लिए खींचें, तो कई जगह उस तरह से वो साउथ में मेहनत की जा रही। ऑफ कोर्स साउथ में जो आप आंध्रा का कह रहे थे, चंद्रबाबू वाईएसआर कांग्रेस के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी वाला भाव है। जिस तरह का तेलंगाना में भाव, उस तरह का भाव कहा जा रहा है कि वहां पे एक भाव है। तो अगर ये भाव है और चंद्रबाबू नायडू एक सशक्त वो दावेदार हैं, साथ में उनका, हालांकि दोनों नेता प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, साथ में भरोसा उनमें एक अलायंस भी है और उसके साथ यहाँ से पीएम का राजेंद्र तिवारी के पास जाने के लिए कहा जा रहा है। राजेंद्र जी, आप जो इसी मसले पर चर्चा की, क्या ऐसा संभव है, कैसे आप देख रहे हैं इस मसले को कि जो एक ही राज्य के जो लोग हैं वो विधानसभा के लिए भी कर दें और लोकसभा के लिए भी वोट कर दें? क्या पसोपेश में रहेंगे या ये संभव है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं और फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं? देखिए, जब एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव है तो वहां पर कमोबेश एक जैसा ही ट्रेंड दिखाई देता है। वो चाहे आप उड़ीसा का पिछली बार का देख लें, आप आंध्र प्रदेश का देखें, और यहाँ तक कि तेलंगाना में भी पहले इस तरह का हो चुका है।
लेकिन इस बार दरअसल आंध्र प्रदेश में जो चुनौती है एनडीए की, वो चुनौती ये है कि चंद्राबाबू मुसलमानों को आरक्षण की बात कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ बगल में तेलंगाना जाकर के, कर्नाटक जाकर के ये कह चुके हैं कि उनके रहते हुए मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और इन दोनों की वजह से एनडीए थोड़ा मुश्किल में आंध्र प्रदेश में है, ये जो कंट्रडिक्शन है इसकी वजह से। दूसरी तरफ वाईएसआर को आप देखिए कि कांग्रेस ने जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने बयान दिए, खासतौर पे वाईएसआर को लेकर के, तो इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि वाईएसआर की जो लीगेसी है उसको शर्मिला की तरफ ले आने की कोशिश, और दूसरा पोस्ट पोल सिनेरियो को देखते हुए एक फिलर वाईएसआर को देने की बात भी सोची जा सकती है कि राहुल गांधी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है राजेंद्र जी, ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है कि मां ने वहां पर बेटी का साथ दे दिया। इस पर हम और चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताएं क्या हुआ है। तो ये बता देते हैं आपको, सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को दोबारा सुनवाई करेगा। और हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत, और हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। तो एक तरह से शायद वो प्रचार के लिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के लिए कहा था, वो ये याचिका उन्होंने दी थी। और हेमंत सोरेन के खेमे को उम्मीद थी कि उनको भी क्या अरविंद केजरीवाल की तरह चुनावों तक राहत मिल सकती है बाहर आकर प्रचार करने की, लेकिन फिलहाल ये राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, हम लोग ब्रेक लेते हैं।